गुड इवनिंग। कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम प्रोसेसों को डिफाइन कर रहे थे जिसमें हमने आइसोथर्मल देख चुके, आइसोबारिक देख चुके, आइसोकोरिक को भी हमने चेक कर लिया, और लास्ट हमने जो कल डिस्कस किया था वो था अपना एडियाबेटिक प्रोसेस। अब हम बात करने जा रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस की बात करूंगा मैं? साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर है? साइक्लिक प्रोसेस की कहानी क्या है? हम ये कहते हैं, जब कोई सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट से चले और फाइनली अपनी इनिशियल स्टेट में लौट आए, इस दौरान कम से कम एक इंटरमीडिएट स्टेज से पास हो, तो प्रोसेस मेरा क्या कहलाएगा? साइक्लिक। दोबारा सुनिए, वो प्रोसेस जिनमें सिस्टम अपनी प्रारंभिक अवस्था से चल के अंत में पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, और इस दौरान कम से कम एक मध्यवर्ती अवस्था से गुजरे, तो प्रोसेस मेरा क्या कहलाएगा? साइक्लिक कहलाएगा। हमने कहा स्टेट ए से चला बी तक, और बी से वापस आ जाए ए में, तब भी साइक्लिक है। ए से चला बी में, बी से चला सी में, और सी से भी वापस लौटा है ए में, तो भी मेरे लिए प्रोसेस क्या है? साइक्लिक। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होती है इन प्रोसेसों की। क्लियर है? ध्यान रहेगी बात। तो इनिशियल स्टेट से चले और फाइनली अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाए, और इस दौरान कम से कम एक इंटरमीडिएट अवस्था से गुजरे, एक से गुजर, दो इंटरमीडिएट स्टेट से गुजरे, और ज्यादा से गुजरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम एक आना चाहिए। ए से पहले किसी और स्टेट में जाना चाहिए, और फिर मेरी बड़े से तो और आगे जा, या वहीं से लौट के वापस प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, प्रोसेस साइक्लिक हो जाएगा। डन है? अब देखिए, हम इसे कई बार ऐसे भी लिखते हैं, ए स्टेट से बी स्टेट में गया, बी स्टेट से सी स्टेट में गया, सी स्टेट से डी स्टेट में गया। स्टेट ए को मैं कह रहा हूं T1, P1, V1, इसको मैं कह रहा हूं T2, P2, V1। आइसोकोरिक होगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा है, लाइक दिस। मुझे उससे भी मतलब नहीं है कि किसका नाम क्या है, ऐसे ही चलता जाएगा, और आखिरी स्टेट टी, उसमें आता है T1, P1, V1। गौर से देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, स्टेट ए और स्टेट डी एक्चुअल में सेम है। इसका मतलब सिस्टम जिस स्टेट से चला फाइनली उसी स्टेट में आ गया, तो ये भी कैसा प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस। याद रहेगी बात जो मैंने कही है। जरूरी नहीं कि साइक्लिक प्रोसेस में साइकिल बना के दिखाएंगे तभी दिखेगा, वो तो आपकी आदत है कि आप पीवी डायग्राम में इस तरह की चीजें लिखोगे। जब पीवी डायग्राम बनाओगे तो फिर आपको इनिशियल स्टेट पे आने के लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उन्हीं कंडीशन के लिए वापस वहीं आना ही पड़ेगा, वहां तो साइकिल दिखेगी दिखेगी। लेकिन थियोरेटिकली एक्सप्रेशन में साइक्लिक के लिए इस तरह के डायग्राम शो करना कोई नेसेसिटी नहीं है। आपको सिर्फ क्या देखना होता है, क्या इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है? यस। इनिशियल और फाइनल सेम है? यस। इनिशियल और फाइनल सेम है? यस। तीनों मेरे लिए क्या है? साइक्लिक प्रोसेस है। ओके है? डन है? अब मुद्दा ये है कि अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस की खासियत क्या होती है? हाँ जी, नेट इंटरनल एनर्जी चेंज। ओवरऑल जो साइक्लिक प्रोसेस है उसका इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होगा। नेट एंथैल्पी चेंज जो होगा वो भी 0 होगा। हम ऐसे भी लिखते हैं, हम कई बार इसे रफली डेल्टा H इज इक्वल टू 0
और डेल्टा ई इज इक्वल टू 0 भी बोलते हैं। पर वहां जो डेल्टा एच और डेल्टा ई है वो नेट है। नेट का मतलब समझ रहे हो, हर स्टेप की डेल्टा ई का जोड़ डेल्टा ई नेट, हर स्टेप के डेल्टा एच का जोड़ डेल्टा एच नेट, कुल ओवरऑल। तो ऐसे दिखा सकते हैं या सिंपली वैसे दिखाऊं डेल्टा एच, तो नीचे क्या लिखना चाहिए, नेट। कई बार नहीं लिखते तो हम एज्यूम करते कि ये उसी को बोल रहा है, किसी एक स्टेप का नहीं बोल रहा। उसका बोल रहा था तो उसका नाम लिखता आगे डेल्टा एच 1 या डेल्टा एच 2, सिंपली डेल्टा एच लिख रहा था, हम एज्यूम कर लेते हैं। बाकी हम ये कहते हैं कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो भैया टेम्परेचर में चेंज भी 0 होगा, वॉल्यूम में चेंज भी 0 होगा, एंथैल्पी में चेंज भी 0 होगा। तो क्या उनको क्यों नहीं लिखते, लिखते ही हैं। एक्चुअल में इन दोनों को लिखने पर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम तो ऑब्वियस है, अपने आप ही अनचेंज कहलाए, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो ये अनचेंज रहते हैं। स्टेट को तो वही डिफाइन करते हैं। खैर ध्यान दें, मैं मोटा मोटी सीधे ये चीज कह सकता हूं, जो आपके स्टेट फंक्शंस हैं उसमें जो चेंज आएगा वो 0 होगा, पर चेंज कैसा, ओवरऑल नेट चेंज, क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है और स्टेट फंक्शन में चेंज सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करता है, तो उनमें डिफरेंस तो 0 आना ही है। सिंपली आप यूं बोल सकते हैं, मुझे आपत्ति नहीं है कि dx इज इक्वल टू 0 होता है यहाँ पर। और यहाँ x कौन है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी इत्यादि, एक ही चीज है, कोई इश्यू। अब मुद्दा ये है, जरा उसको समझना इसमें कि भाई जो साइक्लिक प्रोसेस होते हैं उसमें आपने डेल्टा ई को 0 बोल दिया, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्लियर मैं क्या कह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो कहता है डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आपका ये 0 हो चुका अगर साइक्लिक प्रोसेस है, तो मींस Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, ऐसे बोले। लेकिन ध्यान दें ये कौन से Q है, Q नेट और W नेट, कुल। ऐसे भी लिखते हैं हम स्टाइल मारने के चक्कर में। साइक्लिक प्रोसेस में जितनी नेट हीट सप्लाई करोगे कार्य भी उतना ही होगा, तो अमाउंट का मान कार्य का और नेट हीट का सेम होगा, बस फर्क क्या होगा, साइन उल्टे होंगे, एक का प्लस होगा तो दूसरे का क्या होगा, माइनस। ध्यान देगा, काम आएगा। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ओवरऑल 0 कहलाएगा, लेकिन हीट और वर्क में क्या संबंध आएगा, जितनी हीट नेट हीट सप्लाइड होगी कार्य भी उतना ही होगा, मीन्स मैथमेटिकल मान समान होगा, बट ध्यान दें साइन उल्टा होगा, एक का प्लस आएगा तो दूसरे का माइनस आएगा। अब देखना यह है कि किसका प्लस आएगा और किसका माइनस आएगा। देखिए क्या करेंगे साइक्लिक प्रोसेस में, ध्यान से। पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम साइक्लिक प्रोसेस में। इस टाइप का कुछ बना दो, ज्यादा बड़ा हो गया छोटा कर दो। देखिए
ए बी सी डी। जरूरी नहीं आप ऐसा बनाए, मेरी वजह से चौकोर बना लो, एक ही बात है। ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। ये प्रेशर, ये वॉल्यूम। तो हमने कौन सा बनाया है? क्लॉकवाइज। और इधर कौन सा बना रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज। एक तरफ क्लॉकवाइज और दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? देखिए, ध्यान से देखना, काम आएगा। डायग्राम वैसा ही है। बस क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है, जबकि वहां पर कैसा है? क्लॉकवाइज प्रोसेस है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, जरा उसे समझें। हम ये कह रहे हैं कि अगर मेरा क्लॉकवाइज प्रोसेस है, ये जो अंडर एरिया आता है ना पीवी डायग्राम में, साइक्लिक में, यही एक्चुअल में आपका क्या होता है? डब्ल्यू नेट होता है, कुल कार्य यही होता है। और ये एक्चुअल में होगा क्या? हर स्टेप का जो डब्ल्यू होगा, W1, W2, W3, W4, तो मैं ये कह रहा हूं डब्ल्यू नेट जो होगा साइक्लिक प्रोसेस में, वो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 होगा। सेम चीज उधर भी। यही डब्ल्यू नेट है, बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर मेरा प्रोसेस क्लॉकवाइज है तो डब्ल्यू नेट नेगेटिव होगा, क्यू नेट पॉजिटिव होगा। जबकि एंटी क्लॉकवाइज में डब्ल्यू नेट पॉजिटिव होता है और क्यू नेट नेगेटिव होता है। याद रहेगा? कारण पूछने का राइट है आपको, पर उससे पहले राइट आपको ये भी है कि आपको ये याद हो कि कहा क्या गया है। अगर पीवी डायग्राम में क्लॉकवाइज प्रोसेस दिया हुआ है तो कुल कार्य ऋणात्मक साइन वाला होगा। फर्स्ट लॉ बोल चुका कि W और Q के साइन उल्टे होते हैं साइक्लिक प्रोसेस में। तो W नेट अगर नेगेटिव आया है क्लॉकवाइज का तो 100%, Q नेट क्या आएगा? पॉजिटिव। सेम चीज अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका बिल्कुल उल्टा। ओके, अब ऐसा क्यों होता है? हम इस चीज को देख सकते हैं, जरा गौर से देखिए। सपोज करो ये आपकी स्टेट ए है, ये आपकी स्टेट बी है, और यहां से यहां तक जो आया था ये आपकी स्टेट सी है। मैं पूरा डायग्राम बाद बनाऊंगा, पहले दो स्टेट्स बनाई। यहां वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। तो ए से बी वाला जो स्टेप है ये भी एक्सपेंशन है, और बी से सी वाला जो स्टेप है ये भी एक्सपेंशन है। और मैंने सुना है कि जो एक्सपेंशन होता है उसका W नेगेटिव होता है और कंप्रेशन का W पॉजिटिव होता है। ये तो क्लियर है। और वर्क पीवी डायग्राम में क्या होता है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क का जो अंडर एरिया होता है। मीनिंग समझ आया? यहां से यहां तक का ये जो एरिया है, इस स्टेप का कुल कार्य ये है, इस स्टेप का कुल कार्य ये है।
पहले दो स्टेप एक्सपेंशन है, उनका कुल कार्य ये होगा, और ये कार्य जो है ये नेगेटिव साइन वाला होगा क्योंकि एक्सपेंशन है। अब देखो हम ये कह रहे हैं कि इनमें अब सी से डी तक कंप्रेशन होगा और डी से फिर ए तक क्या हो रहा है, कंप्रेशन। जरा देखो, कुछ ऐसा ही तो डायग्राम बनाया था आपने। यहां से यहां तक कंप्रेशन, ये आपकी डी स्टेट, यहां से यहां तक कंप्रेशन। अब कॉमन सेंस लगाओ रे, सी से डी तक कंप्रेशन वर्क है तो पीवी डायग्राम ही। कवर्ड एरिया जो है यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है, यहां से लेके यहां तक का, ये कंप्रेशन का वर्क हो गया मेरा। मैं सफेद कलर से इसे कैंसिल कर दूं। ग्रीन कलर का एक्सपेंशन का एरिया, व्हाइट कलर का कंप्रेशन का एरिया। इतना तो कैंसिल हो गया क्योंकि कंप्रेशन का साइन प्लस का होगा और एक्सपेंशन का साइन माइनस का होगा, तो इतना एरिया तो एक दूसरे को नल डाउन कर देगा ना। एक के पास प्लस के 150, एक के पास माइनस के 20 है, तो 150 में से -20 को तो नल डाउन कर देगा। बोलो मैं तो जला गया पर तेरे भी 20 चले गए। सेम चीज, कंप्रेशन का इतना एरिया तो कैंसिल क्योंकि इतना एक्सपेंशन का एरिया कवर कर लिया अपन ने। सेम डी से ए तक ये एरिया जो है ये भी तो कंप्रेशन है, जबकि यहां से यहां तक एक्सपेंशन का एरिया भी था ग्रीन कलर का। तो पूरा जो ये वर्क था उसमें से ये व्हाइट कलर का वर्क कंप्रेशन का था, अपोजिट साइन वाला था, जुड़ने के नाम पर घट गया। W1 और W2 तो माइनस के, और W3 और W4 प्लस के हैं। माइनस वाले अपने टुल हो जाते हैं, प्लस वाले अपने कुल हो जाते हैं। अब जिनमें से जो भारी होता है नेट वैल्यू तो उसी की आएगी, साइन तो उसी का आएगा। क्लियर है मेरी बात क्या कहा है? तो लेने के जो एरिया बचेगा, जो काउंटेबल वर्क रहेगा, वो तो ये अंदर वाला रहा सिर्फ। और ये अंदर वाला एरिया किसका है? ये ऊपर वाले स्टेप्स का। और ऊपर वाले स्टेप्स कौन से? एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन का डब्ल्यू क्या होता है? आईयूपीएससी नोटिफिकेशन पढ़ा है अपन ने, फर्स्ट लॉ के जस्ट नीचे साइन क्या होता है एक्सपेंशन में? बाय द सिस्टम का साइन माइनस का। तो ये जो वर्क बचा है ना ग्रीन कलर का, ये वो है जो एक्सपेंशन वर्क है। और एक्सपेंशन वर्क तो नेगेटिव होता है। क्लियर? डब्ल्यू नेट क्यों नेगेटिव आता है? डन है? किस तरह से सोचना है इसको? ऊपर के जो दो स्टेप है, ऊपर साइक्लिक प्रोसेस अगर चौकोर भी बनाओगे यूं और यूं पीवी लिख दिया तो भैया ये और ये तो आइसोकोरिक है, तो ये तो बेकार है। ये एक्सपेंशन का स्टेप और ये कंप्रेशन का स्टेप। एक्सपेंशन वाले ने इतना एरिया कवर किया वर्क, और कंप्रेशन ने सिर्फ ये एरिया किया है। तो पूरे एरिया में से ये वाला एरिया कैंसिल, ये एरिया बच गया। ये किसका है? ऊपर वाले स्टेप का। ऊपर वाला स्टेप का आपका इस समय क्या है? एक्सपेंशन। तो ओवरऑल साइन तो एक्सपेंशन वाले का ही बचेगा ना, क्योंकि उसी की वैल्यू सबसे ज्यादा थी, वो नेगेटिव है। अब अगर ये यूं होता तो ये कंप्रेशन स्टेप होता, वॉल्यूम घट रहा है तो सबसे बड़ा एरिया कंप्रेशन का, और ये एक्सपेंशन इतना सा, कैंसिल। अब जो एरिया बचेगा वो तो कंप्रेशन वाले का बचा, पॉजिटिव। क्लियर है क्या कह रहा हूं? कॉमन सेंस लगाइए। हम ये कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, आप लोग उल्टी सीधी चीजें पढ़ जाते हो और फिर समझना नहीं चाहते। ध्यान से समझे। चार स्टेप का बनाया मैंने, जरूरी नहीं 4 स्टेप का ही साइक्लिक होता है, आप कितने भी स्टेप का ले सकते हैं। पीवी डायग्राम है तो जो ऊपर के स्टेप्स होंगे आपके, ये 2 स्टेप बन गए मेरे, ये W1 ये W2, ये एरिया ही तो वर्क कहलाएगा इन दोनों स्टेप्स का टोटल। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, वॉल्यूम के नीचे जो एरिया कवर होता है वही तो है। ओके है? अब मुझे बताओ, बाकी 2 स्टेप आपके यहां से यूं चल रहे हैं, इनका ये कंप्रेशन कहलाएंगे क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। ये W1 ये W2 ये W3 ये W4। तो W1 और W2 आपके माइनस के होंगे क्योंकि एक्सपेंशन है, और इनके द्वारा जो कुल कार्य वो इतना है जितना ये क्षेत्र दिख रहा है। W3 और W4 कंप्रेशन है, धनात्मक होंगे, और इनके द्वारा जो एरिया कवर हो रहा है वो इतना है। अभी जो नीचे का दिख रहा है हिस्सा, बड़ा एरिया किसने कवर किया है?
W1 और W2 ने मिला के, बजाय किसके, W3 और W4 के। W1 W2 माइनस की वैल्यू है, W3 W4 प्लस का एरिया है। दोनों को जोड़ूंगा तो ओवरऑल माइनस का एरिया तो आएगा, जो भारी पड़ेगी वही तो वैल्यू आएगी। डन, क्लियर है। तो एक्सपेंशन, आप तो इतना सा दिखा करो, जो ऊपर वाले स्टेप है वो अगर एक्सपेंशन के हैं, कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो ओवरऑल साइन नेगेटिव आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया यही घेरेंगे, इनके डब्ल्यू का साइन नेगेटिव होता है। और अगर ये स्टेप यूं होते एरो यूं लग रहे होते उल्टे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा कि नहीं, एरो इधर होंगे, तो ये कंप्रेशन कहलाएंगे, नीचे वाले एक्सपेंशन कहलाएंगे, ऊपर वाले दोनों कंप्रेशन कहलाएंगे। तो ऊपर वाला एरिया किसका हुआ, ये देखो ऊपर वाले एरिया किसके हुआ है, ये और ये स्टेप कंप्रेशन का, डब्ल्यू प्लस, तो ओवरऑल जो जोड़ आएगा वो प्लस का ही आएगा। डन, किसी को कोई दिक्कत, किस तरह से सोचते हैं इस चीज को, चला जाए भाई, क्लियर। अब देखिए आप ध्यान से, इन दोनों मामला क्लियर हुआ, तो सावधानी से एग्जाम पूछेगा क्या, दैट इज द इंपॉर्टेंट। वो कहेगा एक पीवी डायग्राम में साइक्लिक प्रोसेस है जो क्लॉकवाइज पीवी डायग्राम को फॉलो कर रहा है, फॉलोइंग में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, क्या ध्यान देंगे, डब्ल्यू नेट नेगेटिव और उसके लिए क्यू नेट पॉजिटिव होगा। डन रहेगी बात। एक पीवी डायग्राम में साइक्लिक प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज फॉलो हो रहा है, मींस पहले कंप्रेशन और उसके बाद एक्सपेंशन हो रहे हैं, उल्टा चलेगा। क्लियर है, मींस यहां से यहां बोल सकता हूं मैं, आप डायग्राम को देखिए सिर्फ, चला जाए, क्लियर क्या बोला है। तो ऐसा रटना नहीं है कि पहले कंप्रेशन फिर एक्सपेंशन हो रहा है, मैं इस डायग्राम के लहजे से बोल रहा हूं। ओके, अब जरा गौर से देखो, कहने का मतलब आसानी से एरो को देखो, अपने हाथ की सुई के अकॉर्डिंग एरो देखिए, एंटी क्लॉकवाइज है ये तो, क्योंकि सुई यूं चलती है और जो यूं चलेगा वो क्लॉकवाइज। देखो एरो, एरो से एरो टू एरो कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज। डन रहेगा दिमाग में। पर एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर पीवी डायग्राम की जगह वीपी डायग्राम हो गया, मींस इधर वॉल्यूम और इधर प्रेशर, तो ये दोनों बातें बिल्कुल उल्टी कहलाएंगी। मींस ये वाला हिसाब किताब इधर आ जाएगा, ये वाला हिसाब किताब इधर आ जाएगा। V और P, इधर V इधर P, उसे बोलते हैं वीपी डायग्राम। कौन सा डायग्राम, वीपी डायग्राम। अरे पहले वाई एक्सिस को बोलते हैं अपन लैंग्वेज में, ये V ये P। अब यहां कह रहा हूं क्लॉकवाइज, ओके। जरूरी नहीं कि आप इस तरह का बना, मेरी वजह से चौको डायग्राम बना लो, एक ही बात है। चलो बना ही देता हूं ना एक, तो क्यों परेशान होते हो। ये लो, ए, हाँ जी क्लॉकवाइज है, बी सी डी, एरो देखिए, वीपी, ए बी सी डी, कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ओके। क्या कहानी आएगी जरा उसे समझिए। हम कहते हैं कवर्ड एरिया ही वीपी या पीवी डायग्राम का जो अंदर का एरिया होता है वही डब्ल्यू नेट होता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ध्यान दें, यहां पर डब्ल्यू नेट पॉजिटिव आएगा तो क्यू नेट नेगेटिव आएगा, यहां पर डब्ल्यू नेट नेगेटिव आएगा तो यहां पर क्यू नेट
पॉजिटिव आएगा। पीवी डायग्राम का बिल्कुल उल्टा वीपी डायग्राम का ट्रेंड दिखेगा। अब दिमाग में क्या आएगा, ये तो चारों मिलेंगे होच पोच हो जाएंगे, पढ़ते ही क्यों हो चारों को। सिर्फ एक ध्यान रखो, जब मैं स्टूडेंट था, आज भी हूं, एक ही याद रखता हूं कि क्लॉकवाइज पीवी डायग्राम सबसे पहले जो पढ़ा उसका डब्ल्यू नेट नेगेटिव होता है। तो अपने आप ही पता चल गया कि एंटी क्लॉकवाइज का उल्टा बोलना है। हो गए दो रेडी। अब क्या सोचना होता है, अगर पीवी की जगह वीपी हो गया तो जो बातें क्लॉकवाइज के लिए थी वो एंटी वाली हो जाएंगी, एंटी वाली क्लॉक मींस उनका फर्दर उल्टा हो जाएगा, खत्म बात, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगी। ओके है, लेआउट क्लियर मैं क्या कह रहा हूं। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट होता है, थोड़ा सा समझे। साइक्लिक में तुमसे क्या पूछा जा सकता है उसे समझो। सबसे पहले एक तो डेल्टा ई, डेल्टा एच का मान 0 होता है, पर ध्यान दे नेट ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस का। कभी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या डेल्टा ई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मत बोल देना, सुसाइड हो जाएगा। डेल्टा एच कांस्टेंट बोलने का मतलब या डेल्टा ई कांस्टेंट बोलने का मतलब हो गया पूरे प्रोसेस के दौरान आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई। ड्यूरिंग प्रोसेस तो चेंज हो ही सकती है, प्रोसेस के दौरान घटी होगी तो लास्ट में वापस बढ़ के वहीं पहुंच गई जहां शुरू में थी। इसलिए ओवरऑल चेंज 0 है, ना कि पूरे प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट है। आइसोथर्मल तो ए से बी तक 2 स्टेप में खत्म हो रहा था, यहां से चला और यहां तक, इस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर कोई प्रोसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाके खत्म होता है तो वो तो ठीक है, समझ आता है, आइसोबारिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रह सकता है, फलानी चीज कांस्टेंट रह सकती है। लेकिन ये तो कई सारे स्टेप से मिलके बना है, इसमें एडियाबैटिक भी हो सकता है, इसमें आइसोथर्मल भी हो सकते हैं, इसमें आइसोकोरिक भी हो सकते हैं। ये लो जी, ये आइसोबारिक स्टेप है, ये भी ये आइसोकोरिक है, ये भी आइसोकोरिक है। वॉल्यूम के सामने कांस्टेंट लाइन है, प्रेशर के सामने ये 2 कांस्टेंट लाइन है, ये दोनों आइसोबारिक प्रोसेस है। अब तुम डेल्टा पी तो 0 बोल सकते हो कि जहां से चला वहीं पहुंच गया, लेकिन पूरे प्रोसेस के दौरान पी कांस्टेंट होगा, ये तो गलत है ना। यहां का पी कांस्टेंट है, यहां तो बदला है, यहां तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, और यहां प्रेशर कांस्टेंट है, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ड्यूरिंग प्रोसेस स्टेट फंक्शन कांस्टेंट रहता है, ये नहीं, ओवरऑल चेंज अनचेंज है। इसलिए डेल्टा वी, डेल्टा टी, डेल्टा ई, डेल्टा एच 0 है, ना कि v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या h इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ध्यान रखना, बाकी प्रोसेसों में क्या होता था, डेल्टा टी 0 है आइसोथर्मल तो हम कहते थे टी कॉन्स्टेंट, वहां क्लियर है पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर नहीं बदलता। जैसे ये आइसोकोरिक है तो पूरे सी से डी तक आइसोकोरिक प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, वहां चलता है। साइक्लिक अकेला प्रोसेस तो नहीं है, उसमें तो कई सारे प्रोसेस है, एक में कांस्टेंट रह जाएगा, अगले की गारंटी कहां है अपने पास। कर लेंगे क्लियर यहां तक। चलिए, अब ये तो हो गए हमारे टाइप ऑफ प्रोसेस के पार्ट हो गए, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है, किसका साइन पॉजिटिव होगा, किसका नेगेटिव होगा, कौन 0 से ज्यादा होगा, कौन 0 से कम होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे आगे चल के, कितना होगा, मीन्स इनके फॉर्मूले क्या होंगे निकालने के, और इनको कैसे निकालते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से सोचेंगे। क्लियर? तो आप जल्दी से एक बार अपने मन में ये चीज़ सोचिए कि जो 5 प्रोसेस हमने देखे हैं, बेस प्रोसेस 4 है और 5वां हमारा साइक्लिक प्रोसेस है। इसमें साइन नोटेशन आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा अब तक पिछले वीडियो को देख के। क्लियर? कौन सी बढ़ेगी, कौन सी घटेगी, किसमें क्या किंतु परंतु। अब हम आगे चलेंगे इनके कैलकुलेशन और उसके मैथमेटिकल पार्ट पर, परंतु उससे पहले एक टर्मिनोलॉजी और बाकी है जिसके बिना प्रोसेस अधूरे होते हैं। ये जो प्रोसेस हुए हैं जो आपने पीछे किए हैं, ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान देना जो शब्द पे मैं बात कर रहा हूं, एक प्रोसेस होता है रिवर्सिबल, दूसरा प्रोसेस होता है इरिवर्सिबल। तो सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं थर्मोडायनामिक्स में, उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद
अलग अलग प्रोसेस का पीवी डायग्राम क्या होता है इसी हेडिंग के अंदर, उसे हम समझेंगे कि पीवी डायग्राम बनाएंगे कैसे इनका, और फिर हम टाइप ऑफ प्रोसेस के मैथमेटिकल फॉर्मूलों के चलेंगे। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू का क्या होगा, डेल्टा एस के लिए क्या होगा, डेल्टा एच का क्या होगा, डेल्टा ई का क्या होगा, लाइक 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 एंड लाइक। करें श्री गणेश। चलिए देखिए, अब हम जो बात कर रहे हैं वो कौन सा है हमारे लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। जरा समझना है इस चीज को। सबसे पहले तुम रिवर्सिबिलिटी को समझते होती क्या है। अब तक जो रिवर्सिबल पढ़ा उसका मतलब क्या था और यहां मतलब क्या है, ध्यान से समझना। सिंपली कहूं तो आप लोगों के लिए सबसे ऊटपटांग सी चीज होती है, आप लोग ध्यान देते नहीं सुनते समय और फिर गलती करेंगे, इसलिए सावधानी से सुने क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक नॉर्मल रिवर्सिबिलिटी। हमारे लिए नॉर्मल रिवर्सिबिलिटी केमिकल रिएक्शंस में होती है। काइनेटिक्स में जब हम रिवर्सिबल की बात करते हैं तो हम कहते हैं ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना ले ए प्लस बी, मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट वापस किस में कन्वर्ट हो, रिएक्टेंट में। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जी। और हमने क्या दिमाग में सेट कर लिया कि जो यूं चलते हैं वो रिवर्सिबल, और जो एक ही डायरेक्शन में चले वो इरिवर्सिबल। केमिकल रिएक्शन में जब एक केमिकल चेंज होता है वहां ये आपकी बात ठीक है, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट और ये वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होता है, तो एरो दोनों साइड लगाते हैं हम रिएक्शन लिखते समय, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनते हैं। ओके है, पर थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबिलिटी इससे थोड़ी अलग होती है। ओके है, अब इसको समझिए कि रिवर्सिबल जो हम बोलेंगे उसकी खासियत क्या होती है, उसे आप ऑर्डिनरी उसमें भी देख सकते हैं। हम ये कहते हैं कि कोई प्रोसेस एक डायरेक्शन में चल रहा है, एक डायरेक्शन में चल रहा है, ध्यान से, वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, उसके लिए कोई कंडीशन अप्लाई हुई होंगी ना कि इन कंडीशंस पे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, यदि मैं उन कंडीशंस को अपोजिट कर दूं, क्या कर दूं, जस्ट अपोजिट, कंडीशंस अपोजिट करने पर अगर वो प्रोसेस एग्जैक्ट रिवर्स डायरेक्शन में चला जाए, मींस एग्जैक्टली रिवर्स हो जाए, जिस रास्ते से आ रहा था उसी रास्ते से वापस लौटे, रास्ता ना बदले वापस लौटने का, तो प्रोसेस मेरा क्या है, रिवर्सिबल। और अगर किन्हीं कंडीशंस में कोई प्रोसेस एक डायरेक्शन में जा रहा है और जब मैंने कंडीशंस अपोज्ड लगाई, विपरीत परिस्थितियां की, तो ये प्रोसेस एग्जैक्टली रिवर्स ना हो, मींस वापस लौटे तो सेम रास्ते से कभी ना लौटे, एग्जैक्टली रिवर्स ना हो, ऐसे प्रोसेस मेरे लिए क्या कहलाते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहली लाइन जो दिमाग में सेट होनी चाहिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में परिस्थितियां अपोजिट करने पर एग्जैक्ट उसी पाथ से रिवर्स हो जाए तो रिवर्सिबल, और परिस्थितियां विपरीत करने पर अगर वापस लौटे तो किसी और ही पथ से वापस लौटे, सेम पथ से रिवर्स ना हो, सेम स्टेप में ना जाए, तो मेरे लिए क्या है वो, इरिवर्सिबल प्रोसेस। दिमाग में रहेगा पहली जो लाइन है। अब इसको हल्की भाषा में अच्छे से लेके चलूंगा। हम ये कहते हैं, सपोज करो हमारे पास तो एनमोल आइडल गैस है और वो भी सिलेंडर में भरी हुई है। अगर सिलेंडर के बाहर जो प्रेशर लग रहा है वो एक्सटर्नल प्रेशर है और गैस का प्रेशर पी है जो सिलेंडर के अंदर की साइड से लग रहा है। अगर बाहर का प्रेशर कम है, गैस का प्रेशर ज्यादा है, तो पिस्टन बाहर की तरफ जाएगा, प्रोसेस एक्सपेंशन कहलाता है। ओके है, अब मैं ये कह रहा हूं अगर पिस्टन का प्रेशर ज्यादा कर दूं बजाय किसके, गैस के प्रेशर की, तो ये क्या करेगा, कंप्रेशन करने लग जाएगा,
क्योंकि बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर गैस का कम है, तो पिस्टन अंदर की तरफ आएगा ना, प्रेशर बाहर से फील होगा, तो एक्सपेंशन की जगह कंप्रेशन होने लग जाता है। अब मुद्दा ये है कि पहले परिस्थितियां ड्राइविंग फोर्स गैस का प्रेशर ज्यादा था इसलिए एक्सपेंशन हो रहा था। अब मैंने क्या किया, बाहर प्रेशर ज्यादा कर दिया अंदर से, तो एक्सपेंशन की जगह क्या हो गया, कंप्रेशन विपरीत डायरेक्शन में चालू हुआ। लेकिन ध्यान दे, अब यहां ये पता करना है, अगर एग्जैक्टली सेम रास्ते से लौटा तो रिवर्सिबल, और नए रास्ते से लौटा तो इरिवर्सिबल। अब हम यहीं कच्चा खा जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जब एनमोल आइडल गैस लेते हैं सिलेंडर में। बोल साहब सिलेंडर में तो पिस्टन उसी जगह पे लगा हुआ है ना, पिस्टन तो यही है हमारा। जब ये एक्सपेंशन कर रहा था तो यहीं से तो इस दीवारों के सारे सारे ही तो ऊपर गया था, और जब ऊपर से नीचे आ रहा था तब भी तो वहीं से तो वापस आ रहा है। इसको पाथ नहीं बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, पीवी डायग्राम जो बनाओगे उसमें जो बनेगा उसे पाथ बोलते हैं। यही तो गलती होती है। फिर तो तुम्हारे दिमाग में रिवर्सिबल वो होगा कि ये पिस्टन बाहर निकल तो रहे, अंदर जा तो रहे, यूं चलते हो, ऊपर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, तो रिवर्सिबल होगा। नो, केमिकल रिएक्शन नहीं है, ए से बी बना, बी से वापिस ए बन गया। तुम एक्सपेंशन बोल रहे हो, रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अरे यार, तुम पिस्टन को बाहर भीतर करता हुआ बाहर ले जाओगे तो ये तो एक्सपेंशन कंप्रेशन हो जाएगा। काहे का एक्सपेंशन? फिर तो एक्सपेंशन का मतलब होता है लगातार वॉल्यूम बढ़े सिलेंडर का, गैस का वॉल्यूम बढ़े। तो उसमें रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये थोड़ी कि अंदर बाहर होता हुआ बाहर जाए, कि पहले बाहर गया फिर थोड़ा सा अंदर आया फिर और ज्यादा बाहर चला गया फिर थोड़ा सा। नो, क्लियर? ध्यान रहे, बिल्कुल भी इससे देख के रास्ता थोड़ी निकालते। रास्ते तो प्रोसेस का होता है। पीवी डायग्राम जो भी अपन पीछे बनाते हैं, पी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, उसमें पाथ ढूंढेंगे। मैं दिखाऊंगा ना, टेंशन क्यों लेते हो। तो पहली चीज क्लियर रखें, पहले टाइटल पढ़े सिर्फ। परिस्थितियां विपरीत करने पर अगर पाथ प्रोसेस सेम पाथ से रिवर्स हो जाए तो रिवर्सिबल, और सेम पाथ से ना होके कोई दूसरे रास्ते से जाए तो इरिवर्सिबल। अब उसको थर्मोडायनामिक्स में समझने के लिए, और हमारे पास क्या है, सिलेंडर ही तो है, हम इसको इसी भाषा में पहले समझेंगे। आप एक तरफ रिवर्सिबल लिखिए, दूसरी तरफ इरिवर्सिबल लिखिए। प्रोसेस तो आप लिख ही लोगे, उम्मीद करता हूं। हमने दोनों ही जगह एक सिलेंडर बनाया, एक सिलेंडर लिया, जिसमें एनमोल आइडल गैस भरी है, जिसका प्रेशर P है। प्रेशर पिस्टन पे लगेगा, गैस का प्रेशर कहां अप्लाई होगा, पिस्टन के ऊपर। सेम मैंने एक सिलेंडर लिया, उसमें भी एक आइडल गैस भर रखी है। इसमें भी गैस का प्रेशर P है, और P कहां अप्लाई होगा, पिस्टन के ऊपर। ये बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। अब हम ये कह रहे हैं कि इस पिस्टन पे बाहर से भी तो एक प्रेशर लगेगा, उसे हम बोलते हैं P एक्सटर्नल, बाह्य दाब। इस पे भी लग रहा है, तो सलग पिस्टन के बाहर की तरफ बाह्य दाब लगा हुआ है और अंदर गैस का प्रेशर P है। ओके है। हमारी कंडीशन ये है कि ध्यान दें, गैस का प्रेशर P इज इक्वल टू क्या है, P एक्सटर्नल प्लस dP। ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं।
गैस का प्रेशर P और एक्सटर्नल प्रेशर में रिश्ता क्या है? गैस का प्रेशर P एक्सटर्नल प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा है। कितना अमाउंट ज्यादा है? dP। और dP कितनी वैल्यू है? इनफाइनाइटली स्मॉल। मींस गैस का प्रेशर बाहर के प्रेशर से निन्ना सा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? सिर्फ dP। dP का मान कितना हो सकता है मैं बताता हूं। अगर गैस का प्रेशर, ये एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये जो वैल्यू है dP ये अराउंड 0.0001 atm है। इसका मतलब अगर गैस का प्रेशर 1 atm है तो सॉरी एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है तो गैस का प्रेशर कितना हुआ? 1.000 समथिंग, न के बरोबर ज्यादा है, निन्ना सा, इनफाइनाइटली स्मॉल अमाउंट है ये। क्लियर है? यहां पर dP क्या है? वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर। मींस गैस के प्रेशर और बाह्य प्रेशर में अंतर बहुत निन्ना सा है, बस गैस का ज्यादा है। किससे? बाहर वाले से। जबकि यहां पर जरा ध्यान दें, हम कह रहे हैं P ग्रेटर देन P एक्सटर्नल। गैस का प्रेशर ज्यादा है किससे? बाहर के प्रेशर से। अगर बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो हम कह रहे हैं गैस का प्रेशर 5 atm है, 7 atm है, 10 atm है, लाइक दिस। जबकि बोलो यहां भी तो ज्यादा ही था, यहां भी मैं ज्यादा बोला है, पर यहां कितना ज्यादा बोला है? निन्ना सा ज्यादा। क्लियर मेरी वर्ड क्या कह रहा हूं? बाहर का 1 है तो अंदर का कितना है? 1.000 समथिंग atm। जबकि यहां पर क्या कहा है? बाहर का 1 है तो अंदर का कितना है? 5 atm, 7 atm, 10 atm, लाइक दिस। ओके है? अब सुनिए इससे होगा क्या। मैंने सुना है गैस का प्रेशर ज्यादा है एक्सटर्नल से, इसका मतलब पिस्टन को गैस का प्रेशर बाहर भेजेगा, और बाहर भेजेगा तो क्या कहलाएगा? एक्सपेंशन। कौन सा वर्क होगा? एक्सपेंशन वर्क होगा। यदि गैस का प्रेशर ज्यादा है किससे? एक्सटर्नल प्रेशर से। सेम चीज यहां भी गैस का प्रेशर ज्यादा है एक्सटर्नल से, निन्ना से ही ज्यादा है पर है तो ज्यादा। एक्सपेंशन, दोनों में ही एक्सपेंशन होगा, बट ध्यान से आइए पॉइंट्स पर। एक्सपेंशन इज वेरी स्लोली, हम कह सकते हैं इनफाइनाइटली स्लो, बहुत धीमी गति से एक्सपेंशन होगा। क्यों? गैस के प्रेशर और बाह्य प्रेशर में न के बराबर अंतर है। जबकि यहां पता चला गैस का प्रेशर 1 है, वो गैस का प्रेशर 10 atm है, बाहर का प्रेशर 1 atm है, पिस्टन तेजी से बाहर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि प्रेशर में अंतर ज्यादा है, तो पिस्टन तेजी से बाहर जाएगा। तब तक बाहर जाएगा जब तक गैस का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम ना हो जाए। कॉमन सेंस है यार। कोई भी पिस्टन बाहर क्यों जाएगा? गैस का प्रेशर ज्यादा है बाहर से, तो ये कब तक बाहर जाएगा? कितनी दूर तक वॉल्यूम बढ़ेगा? तब तक बढ़ेगा जब तक गैस का प्रेशर गिर के बाहर के प्रेशर के बराबर ना हो जाए। दोनों का प्रेशर सेम होते ही ना एक्सपेंशन होगा ना कंप्रेशन। क्लियर? तो आप क्या कहोगे? एक्सपेंशन टेक्स प्लेस रैपिडली, टेक प्लेस रैपिडली, तेजी से एक्सपेंशन होगा। आसान चीज करता हूं आपके लिए, ध्यान से सुने। अगर कोई पीवी डायग्राम ही हमारे प्रोसेस ही हमारे पास, सिलेंडर एंड मोल आइडल गैस है, ज्यादा कुछ है नहीं हमारी दुनिया में। ध्यान से सुने, अगर कोई प्रोसेस तेजी से हो रहा है, मीन्स एक्सपेंशन तेजी से हो रहा है, अगर परिस्थितियां उल्टी होती, बाहर का प्रेशर ज्यादा गैस का प्रेशर कम, तो यही चीज कंप्रेशन के लिए बोल देता, एक ही बात है। तो एक्सपेंशन पे पढ़ लें, सेम बात उल्टी कर दो, कंडीशंस विपरीत कर दो, कंप्रेशन के लिए कहलाएंगी। तो अगर प्रोसेस तेजी से प्रोसीड हो रहा है, क्विकली हो रहा है, रैपिडली हो रहा है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है।
और अगर प्रोसेस इनफाइनाइटली स्लो हो रहा है, मीन्स बहुत धीमी गति से, अति सूक्ष्म गति से हो रहा है, तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? इरिवर्सिबल। वो सॉरी, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का कतई ये मतलब नहीं है कि पिस्टन यूं चलेगा, बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर। नो, एक्सपेंशन का मतलब पिस्टन लगातार बाहर जाएगा, गैस का वॉल्यूम लगातार बढ़ेगा। इरिवर्सिबल का मतलब, एक्सपेंशन का मतलब भी वॉल्यूम लगातार बाहर बढ़ेगा, गैस का वॉल्यूम लगातार बढ़ेगा, पिस्टन बाहर जाएगा। एक तेजी से जाता है और एक इनफाइनाइटली स्लो चलता है। जो इनफाइनाइटली स्लो चलता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है, और जो तेजी से चलता है वो मेरा इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। थर्मोडायनामिक्स की रिवर्सिबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्लियर? डन रहेगा क्या बोल रहा हूं मैं? सेम चीज कंप्रेशन पे कह सकते हो, इनफाइनाइटली स्लो कंप्रेस्ड कर रहा है तो रिवर्सिबल कंप्रेशन, और तेजी से कंप्रेशन कर रहा है तो इरिवर्सिबल कंप्रेशन। क्लियर? लेआउट क्लियर? अब तुम कहोगे सब बहुत धीमी गति से कर रहा है तो कब तक करेगा, क्या करेगा? आ रहा हूं ना उन चीजों के ऊपर, जरा ध्यान दे। मैं अगले पॉइंट पे जा रहा हूं, यहां जगह नहीं है। हम ये कह रहे हैं जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो हाइपोथेटिकल है, नेचर में नहीं मिलते, लेबोरेटरी में नहीं मिलते। वास्तविक जो प्रोसेस होते हैं जो लेबोरेटरी में और नेचर में पाए जाते हैं वो सारे के सारे किस नेचर के होते हैं? इरिवर्सिबल नेचर के। क्लियर? क्या कहेंगे? हाइपोथेटिकल प्रोसेस, हाइपोथेटिकल प्रोसेस takes infinite time for completion. ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस होते हैं जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, वास्तविक नहीं है। लेकिन मजेदार चीज क्या है? गजब का रोल है इनका थर्मोडायनामिक्स की फंडामेंटल्स को एक्सप्लेन करने में। सब कुछ ही तो आप रिवर्सिबल प्रोसेस को लेके पढ़ते रहते हो पूरे टाइम। आइसोथर्मल रिवर्सिबल, एडियाबैटिक रिवर्सिबल, फनार रिवर्सिबल, कार्नोट में भी सारे स्टेप रिवर्सिबल। कुछ याद आ रहा है? गजब रोल है इसका थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करने में, जबकि खुद वास्तव में कैसा है? हाइपोथेटिकल है पूरा प्रोसेस। क्यों? अगर मुझे V1 से V2 तक जाना है, नहीं समझे? मैं समझाता हूं। इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर है, फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर तक एक्सपेंशन कराना है मुझे सिलेंडर में किसी प्रोसेस में। अगर रिवर्सिबल कराऊंगा तो 1 लीटर से 10 लीटर तक पहुंचने में 7 पुश्तें गुजर जाएंगी, पर ये नहीं पहुंचेगा, इतना स्लो है सिलेंडर। 1 लीटर से एक्सपेंशन 10 लीटर तक पहुंचने में मैंने क्या कहा है? 7 पुश्तें गुजर जाएंगी, प्रोसेस पूरा नहीं होगा। अगर हम अपने जीते जी इस प्रोसेस को करा पाते, यहां से चला के यहां तक ले जा पाते रिवर्सिबली, तो फिर हाइपोथेटिकल कहां हुआ? फिर तो हमने करा के दिखा दिया ना लेबोरेटरी में। मैंने साफ कहा है इतना स्लो है कि वहां से वहां तक पहुंचने में इतना समय निकल जाएगा कि मैं अकेला नहीं, मेरी अगली 7 जो जनरेशन है वो सट जाएंगे इस दुनिया से, तब तक वो पूरा ही नहीं होगा। ये मान लो, आप तो ऑफिशियली लिख लो चाहे इस बात को। जबकि इसकी क्या खासियत है? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 घंटे हद मार के एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होता है। ओके है? ध्यान रहेगा, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है और टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। अंदर की कहानी क्या? कंप्लीट ही नहीं होता। तो बोलो फिर हम कैसे करते हैं न्यूमेरिकल? मैथमेटिक्स। हल्का सा चेंज चेक करते हैं, उसमें जो वैल्यू आती है उसके आगे डी लगा देते हैं, DW, DV। अगर ये इनिशियल से फाइनल स्टेट तक प्रोसीड हो रहा होता तो इंटीग्रेशन करते हैं अपन, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। सारे मैथमेटिकल प्रोसेस में इंटीग्रेशन ही तो करोगे आप यहाँ पर। क्यों? प्रैक्टिकली तो संभव है नहीं। मैथमेटिकल सोच लेते, अगर यहाँ से यहाँ चलने में मेरी 2.5 कैलोरी खर्च हुई तो अगर मैं पैदल अमेरी तक जाता तो कितनी एनर्जी खर्च होती? पैदल जा तो पाता नहीं,
पर मैथमेटिकली तो निकाल ही सकता हूं हिसाब किताब, तो मैथमेटिकली करेक्ट हूं। डन। आइए क्या लिखोगे ध्यान से। हाँ जी, रियल प्रोसेस कैसे? रियल प्रोसेस, हाँ जी, प्रेजेंट इन लेबोरेटरी एंड नेचर टेक्स फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। याद करो, आप थर्मो में एक बहुत फेमस सेंटेंस बोलते हो, नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल। कुछ याद आ रहा होगा, किसी जमाने में बोलते थे, आगे बोलेंगे। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल। नेचुरल प्रोसेस कैसे होते हैं? स्पॉन्टेनियस। और बाय नेचर कैसे होते हैं? वो इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। मैंने वही लिखा है, देखो, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं नेचुरल प्रोसेस। तो एक चीज और तय है कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वही स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कभी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान दें। हाँ जी, इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस, हाँ जी, infinite number of irreversible steps involved. In a reversible process, infinite number of irreversible steps are involved. हाँ जी, इन्वॉल्व। एक रिवर्सिबल प्रोसेस में इनफाइनाइट संख्या में इरिवर्सिबल स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। या मैं ये कहूं कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स, या कहूं इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरिवर्सिबल स्टेप्स इन्वॉल्व। एक पूरे रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर अनंत संख्या में साम्यावस्थाएं आती है, या कहूं अनंत संख्या में इरिवर्सिबल स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। क्लियर है? और क्या कह सकता हूं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स, हाँ जी, अकर्स एक रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान। हम कई बार तो आपको ये कहते हुए मिलेंगे किताबों में कि रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रोसेस ऑलमोस्ट पूरे समय साम्यावस्था में ही रहता है। मैंने क्यों बोला है, एक एक चीज को समझाऊंगा, पहले नोट डाउन करते चलो। हम क्या बोल सकते हैं इसी सेंटेंस को छोटा करके? पूरे समय साम्यावस्था में ही रहता है एक तरह से एक रिवर्सिबल प्रोसेस। बोलो क्यों? पूरे प्रोसेस के दौरान कितनी साम्यावस्था आती है? अनंत। इसका मतलब कदम कदम पे इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी। चलानी उससे पहले तो इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, फिर चलानी उससे पहले तो इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। इसका मतलब पूरे समय क्या आती है? इक्विलिब्रियम स्टेट ही आती है। तो हम यही कह देते हैं सीधे सीधे, पूरे प्रोसेस के दौरान प्रोसेस साम्यावस्था में रहता है। पर यहां देखिए क्या कहेंगे,
नो इक्विलिब्रियम state occurs during प्रोसेस के दौरान कोई साम्यावस्था नहीं आती, केवल एक साम्यावस्था आती है जब ये अपनी फाइनल मंजिल पे पहुंच जाता है। प्रोसेस के दौरान नहीं आती। सिर्फ कब आती है? जब प्रोसेस अपनी अंतिम अवस्था में आ जाता है। पहले मैं यहां तक समझाता हूं आप लोगों को चीजों को, ताकि फिर आगे बढ़े। देखिए जरा गौर से देखिए अपन ने किया क्या है। हमने किया कि साहब ये दो साहबजादे हैं, यहां पर अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर निन्ना सा अंतर है, जबकि यहां अंतर क्या है? लार्ज। इसका मतलब होता है कि ये तेजी से चलेगा, क्योंकि अंतर प्रेशर में अंतर जितना ज्यादा होता है पिस्टन उतनी तेजी से मूव करता है, जबकि यहां प्रेशर में अंतर क्या है? नेग्लिजिबल। अब तुम सोचना जरा जो मैं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि एक सिलेंडर है जिसमें एनमोल आइडल गैस भरा है। अब मैं इसका एक्सपेंशन कराना चाहता हूं, इसकी इनिशियल स्टेट V1 से इसकी फाइनल स्टेट V2 तक। V1 मेरा 1 लीटर है और V2 मेरा 10 लीटर है। तो मैं 1 लीटर से 10 लीटर तक एक्सपेंशन कराना चाहता हूं। ओके, क्लियर मेरी बात? अब 1 लीटर से 10 लीटर तक जाने के लिए अगर मैं गैस के मोल बता दूं तो मैं बता सकता हूं कि शुरू में प्रेशर कितना था, PV इज इक्वल टू NRT से, और जब 10 लीटर पे पहुंचा तो PV इज इक्वल टू NRT से मैं बता सकता हूं उस समय इसका प्रेशर क्या होगा। कॉमन सेंस लगाइए आप, जो भी है। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो तय है गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर का प्रेशर कम है। ये तेजी से पिस्टन बाहर जाएगा, और कब तक बाहर जाएगा? जब तक बाहर का और अंदर का प्रेशर सेम ना हो जाए। उससे पहले रुकेगा क्या रास्ते में? सवाल ही नहीं उठता। हम जबरदस्ती रोक ले वो अलग चीज होती है, वो बाद की चीजें है। पिस्टन तब तक एक्सपेंड करेगा जब तक अंदर और बाहर का प्रेशर सेम नहीं हो जाता, पर फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सपोज करो गैस का प्रेशर, हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं, गैस का प्रेशर 10 ATM था, बाहर का प्रेशर 1 ATM है। तो ये पिस्टन साहब तेजी से गए जब तक गैस का प्रेशर 1 ATM ना हो जाए। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर गिरेगा। अब सोचो मीन्स अपन ने क्या किया है? 10 ATM से 1 ATM तक एक्सपेंशन किया है। किसका? सिलेंडर का। इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या रास्ते में रुका? नो। साम्यावस्था किसको बोला था अपन ने थर्मोडायनामिक्स में? जब कोई सिस्टम अपनी किसी स्टेट में रहता है, इसका मतलब स्टेट को डिफाइन करने वाले वेरिएबल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम समय के साथ नहीं बदलते तो वो उसकी स्टेट है। इस स्टेट को ही तो साम्यावस्था बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स में, थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो जब कोई सिस्टम किसी स्टेट में आता है, उस स्टेट को ही उसकी क्या बोलते हैं? साम्यावस्था। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्लियर मेरा सेंटेंस? तो आप मुझे बताओ, इरिवर्सिबल इस प्रोसेस में जब चला, चलने के बाद रुका कब? जब अपनी मंजिल पे पहुंच गया, बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर सेम ना हो गया, बाहर भी 1 ATM अंदर भी 1 ATM। अब रुका, अब साम्यावस्था आई ना, क्योंकि अब रुक गया, अब समय के साथ इसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब किस में आ गया? ये साम्यावस्था में। ओके, ड्यूरिंग प्रोसेस कहीं रुका? नो, कोई साम्यावस्था नहीं आती प्रोसेस के दौरान, केवल एक आती है जब ये अपनी फाइनल स्टेट में पहुंच जाता है। ये बात किसकी के लिए की मैंने? रिवर्सिबल के लिए। इरिवर्सिबल की कहानी क्या है? गैस का प्रेशर 10 ATM है और मुझे एक्सपेंशन करना है कहां तक? 1 ATM तक। सिलेंडर तो सेम लिया है ना मैंने, एक बार रिवर्सिबल कराना चाहता हूं, एक बार इरिवर्सिबल कराना चाहता हूं। अब जो गैस का प्रेशर 1 ATM है, सॉरी 10 ATM है, और मुझे कहां तक एक्सपेंशन करना है? 1 ATM तक। बोल साहब ये कैसे होगा? आसान है। जब गैस का 10 है तो आपको बाहर का प्रेशर 10 से निन्ना सा कम रखना है, 9.9999। कितना? हिसाब कह चुका। गैस के प्रेशर और बाह्य प्रेशर में जो अंतर होगा वो नेग्लिजिबल सा होगा। मैथमेटिकल जब कैलकुलेशन करते हैं अपन न्यूमेरिकल्स में, तब तो ऑलमोस्ट सेम मान के करते हैं। पी एक्सटर्नल की जगह पी लिख लेते हैं रिवर्सिबल में। क्यों? इतना कम अंतर होता है कि इग्नोरेबल है। पर देखो जरा, निन्ना सा अंतर है तो पिस्टन निन्ना सा बाहर जाएगा।
निन्नासा बाहर जाते ही गैस का प्रेशर 10 से निन्नासा गिर जाएगा, वही 9.999 हो जाएगा। अब बाहर का अंदर का सेम हो गया कि नहीं? तो प्रोसेस कितना चला? निन्नासा चला। चलते ही रुक गया ना, क्योंकि बाहर का अंदर का प्रेशर सेम हो गया। बाहर आपने 9.999 ले रखा था। अब क्या होगा? अब वापस बाहर के प्रेशर को फिर निन्नासा कम करो। अब अंदर का 9.999 तो बाहर का फिर निन्नासा कम करो इससे। बोलो ऐसे कैसे कम करेंगे? अरे अपने आप कम होता तो फिर नेचुरल प्रोसेस होता, अपने आप होने वाला होता। मैनुअल क्यों कहता मैं इसको? हाइपोथेटिकल है पूरा। तो भैया कैसे चलेगा ये? ऐसे ही चल सकता है। जैसे यहाँ आया फिर आप बाहर का निन्नासा कम करो, फिर ये निन्नासा चलेगा। निन्नासा चलते फिर दोनों प्रेशर सेम हो जाएंगे, बाहर का अंदर का। फिर सिस्टम रुक गया। फिर बाहर का निन्नासा कम करो। तो बोलो ऐसे कब तक करना है? जब तक बाहर का अंदर का प्रेशर दोनों 1 ATM तक ना पहुंच जाए, सरकते सरकते सरकते। बोलो ऐसे तो जिंदगी निकल जाएगी। अरे भैया सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं निकलेगी, तुम्हारे बच्चों की भी जिंदगी निकल जाएगी, उनके बच्चों की भी जिंदगी निकल जाएगी। तब भी गारंटी नहीं दे रहा कि ये 1 ATM तक पहुंच जाएगा इस रफ्तार से। मीनिंग समझ आया मेरा मैं क्या कह रहा हूं? तो पूरा प्रोसेस कितनी बार रुकेगा भैया से 1 ATM तक पहुंचते पहुंचते? असंख्य बार। इसी को तो इनफाइनाइट बोले इंग्लिश में। एक बार रुकना एक साम्यावस्था कहलाती है, क्योंकि वो स्टेट आ गई। तो पूरे प्रोसेस के दौरान कितनी बार रुका? अनंत बार। अनंत बार क्या आई? साम्यावस्था। यही तो बोला है आपने, ड्यूरिंग प्रोसेस सिस्टम इनफाइनाइट बार रुकेगा। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर में क्या आएंगी? साम्यावस्थाएं। अब एक चीज और बोलते हैं अपन, पूरे प्रोसेस के दौरान साम्यावस्था से में ही रहता है। क्यों? निन्नासा चला नहीं उससे पहले तो स्टेट आ गई, चला नहीं उससे पहले तो रुक गया। तो रुकना ही साम्यावस्था कहते। तो पूरे समय रुकता सा ही रहता है। हमें तो फील भी नहीं होता कि ये वॉल्यूम चेंज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना स्लो है। डन? क्लियर है? अब साम्यावस्था अनंत आती है तो समझ आ गई तुम्हें। मिस साम्यावस्था का मतलब है रुकना, एक तरह से स्टेट। तो पूरे प्रोसेस के दौरान कितनी बार रुकता है? अनंत बार। अब बोलो इसमें यह कहना कब तक सही है कि इनफाइनाइट नंबर में इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं? किसमें? एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। ध्यान से सुनना, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है उसकी खासियत क्या है? एक बार चला तो अपनी मंजिल पे जाके रुकता है। मींस एक बार चलने के बाद जब कहीं रुका, वो स्टेप अपने आप में इरिवर्सिबल हुआ ना, क्योंकि ड्यूरिंग ना रुकता। डन शब्द दोबारा सुनो, इरिवर्सिबल स्टेप एक बार चलता है तो तभी रुकता है जब अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है, रास्ते में नहीं रुकता। नो इक्विलिब्रियम स्टेट ड्यूरिंग प्रोसेस। तो अब जरा देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हुआ? निन्नासा चला और फिर रुक गया, फिर निन्नासा चला और रुक गया, फिर निन्नासा चला और रुक गया। एक बार चलने के बाद जहां रुका, इतने इस वाले पद को अगर मैं इरिवर्सिबल मान लूं, एक बार जहां से चला और जहां रुका, छोटो सोए पर है तो इरिवर्सिबल एक तरह से, मींस चलने के बाद जहां रुका उसको। तो ऐसे कितने इरिवर्सिबल स्टेप हो रहे हैं ये पूरे प्रोसेस के दौरान? अनंत। तो आप इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स बोलो या इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरिवर्सिबल स्टेप्स बोलो ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, एक ही बात है। सेंटेंस पढ़ो। क्लियर मेरी बात? लेआउट क्लियर रहेगा ये सारा? अब आओ इसमें नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, जरा उसे देखिए। हम ये कहते हैं कि कैन बी exactly reversed at any step। ध्यान से समझना, exactly reversed। रिवर्सिबल की खासियत क्या है? परिस्थितियां विपरीत कर दूं। ध्यान से देखो, अगर गैस का प्रेशर इनफाइनाइटली स्मॉल ज्यादा है, किससे? बाहर के प्रेशर से, तो गैस एक्सपेंशन करेगी, बाहर की तरफ जाएगा पिस्टन। अगर बाहर का प्रेशर इनफाइनाइटली ज्यादा कर दूं, निन्ना सा ज्यादा कर दूं गैस के प्रेशर से, तो गैस
कंप्रेशन करना शुरू कर देगी। और इसकी अच्छी खासियत क्या है, जिस रास्ते से एक्सपेंशन कर रही थी उसी रास्ते से वापस क्या करेगी, कंप्रेशन। क्लियर मेरी बात में कह रहा हूं, ध्यान रखना, काम आएगी अभी अपने। जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से रिवर्स हो जाएगी परिस्थितियां अपोज करने पर। कैन बी एग्जैक्टली रिवर्स एट एनी स्टेप, किसी भी समय किसी भी पल। ऐसा नहीं मंजिल पे पहुंचने के बाद ही आप लौटा सको, रास्ते में जब मर्जी आए परिस्थितियां उल्टी कर दो। गैस का प्रेशर ज्यादा है, बाह्य प्रेशर से तो एक्सपेंशन चल रहा था, बाहर का प्रेशर ज्यादा कर दो, गैस के प्रेशर से निन्ना सा भी ज्यादा कर दो, तुरंत उसी रास्ते से वापस लौटने लग जाएगी जिस रास्ते से चल रही थी। जबकि उसकी खासियत क्या है, एग्जैक्टली रिवर्स नहीं होती, वापस लौटेगी लेकिन सेम रास्ते से नहीं लौटेगी। क्या कहेंगे, कैन नॉट बी एग्जैक्टली रिवर्स। एग्जैक्टली रिवर्स नहीं होती, रिवर्स हो जाएगी, वापस लौट आएगी, लेकिन एग्जैक्टली वापस नहीं आती, उसी रास्ते से वापस नहीं आती। याद रहेगा सेंटेंस। मेरे ख्याल में एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल में आपको ये सब चीजें सफिशिएंट है। फाइनल कैलकुलेशन की तरफ बढ़ता हूं, जरा दिमाग लगाना। हम डब्ल्यू रिवर्सिबल की बात करेंगे और हम डब्ल्यू इरिवर्सिबल की बात करेंगे। ध्यान से सुनना, बहुत काम आएगा अपने। रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान वर्क और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान वर्क। ओके, जरा गौर से सुनना। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी वर्क का। हमने आपसे कहा था कि वर्क तभी होगा जब अगेंस्ट प्रेशर वॉल्यूम में चेंज हो। ध्यान रखना, कार्य तभी होगा जब फोर्स के विरुद्ध डिस्प्लेसमेंट हो। क्लियर? कोई तुम्हारी तरफ आ रहा है चलता हुआ और तुम उसको अपोजिट डायरेक्शन में धकेल दो तो कार्य होगा, क्योंकि उसका फोर्स आपकी साइड लग रहा था और आपने उसको उस फोर्स के रिवर्स डायरेक्शन में धकेल दिया। कोई तुम्हारे आगे आगे चल रहा है तो उसके कंधे पे हाथ रख दो और तुम उसके पीछे पीछे चलो, तो देखो मैं इसको डिस्प्लेस कराया। कोई छत पे खड़ा और उसके औंधा लगा दिया डॉली पे से और वो 3 फ्लोर नीचे गिर गया, तुम भी उसके ऊपर और बैठ गए, बोलते देखो मैं इसको छोड़ के आया हूं, 3 फ्लोर नीचे कार्य करके आया हूं। जो गिरा उसे माथे पे उठा के 3 फ्लोर ऊपर लाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हाइट पर आप मास को उठा रहे हो तो ग्रेविटेशनल वर्क हो जाएगा। लेकिन ऊपर से धक्का दिया और उसके ऊपर और बैठ गए, ये कार्य नहीं है। डायरेक्शन फोर्स का नीचे ही है और उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कार्य नहीं है। चलती ट्रेन में पीछे हाथ लगा लो और उसको धकेल रहा हूं, स्टेशन छोड़ के आ रहा हूं, ये कार्य नहीं है। उस ट्रेन के आगे जाके खड़े हो जाओ यूं और फिर उसको अपोजिट डायरेक्शन में धक्का मारो तो कार्य होगा। खड़े तो हो, सुबह कौन पता चल जाएगा किसने किसको धक्का मारा। मीनिंग क्लियर क्या कह रहा हूं, लेआउट क्लियर? तो काम की चीज। वर्क तभी होगा जब फोर्स के अगेंस्ट क्या हो, डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स ही नहीं लगा रहे, जैसे आप मुझे मैं इधर जा रहा हूं, आप मुझे धक्का मारो आगे से पीछे की तरफ, अगर मैं अपोज कर रहा हूं तुम्हारे धक्के को तो कार्य हो रहा है, क्योंकि आप मुझे पीछे को धकेल रहे हो, मैं उसको अपोज कर रहा हूं। और मैं ढीला हो जाऊं, ले मार ले धक्का, मार ले, अब कार्य नहीं है। क्लियर रहेगा? फोर्स लगना चाहिए और उसके विरुद्ध क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। दूसरी और चीज, जो फोर्स लगाते हो वो कांस्टेंट रहना चाहिए। मींस मैं सेम स्ट्रेंथ से अपोज कर रहा हूं तुम्हें और तुम मुझे धकेल पा रहे हो तो कार्य है। अगर मैं ढीला हो गया रास्ते में तो भैया जब तक अपोज किया था वहीं तक कार्य है, उसके बाद कार्य नहीं है। ओके, एक और चीज, मैं दीवार पे धक्का मार रहा हूं, सुबह से शाम हो गई, थक गया, सारी एनर्जी लगा दी, पूरा फोर्स लगा दिया, क्या कार्य होगा? नो। कार्य क्या था? दीवार को धकेलना था। क्या दीवार धकेल दी? नहीं, वो तो अपनी जगह से भी नहीं हिली। आप पूरा फोर्स लगा दो पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो भी कार्य नहीं कहलाएगा।
क्लियर? आइसोकोरिक प्रोसेस, क्या वॉल्यूम चेंज होता है वहां? नहीं होता। कितना ही प्रेशर डाल लो पिस्टन के ऊपर, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, 1 लीटर को 1 लीटर ही है, तो काय को कार्य है। क्लियर? लेआउट क्लियर? मैंने क्या कहा है? दोनों चीज जरूरी है। फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो भी कार्य नहीं कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पर फोर्स नहीं था अगेंस्ट में, तो भी कार्य नहीं कहलाएगा मेरे लिए। ओके, अब प्रेशर वॉल्यूम में फोर्स की जगह हम प्रेशर यूज करते हैं और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम वॉल्यूम चेंज सब यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अपना फॉर्मूला ये था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। पी कौन सा? एक्सटर्नल। ध्यान से समझना इस शब्द को। गैस का प्रेशर नहीं, याद है जब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा था, नोटेशन लिखे थे, वहां डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डीवी आप लिखा है चुपचाप। वहां भी मैंने बोला था ओरिजिनली कौन है? पी एक्सटर्नल डीवी। बाह्य दाब के विरुद्ध आयतन में परिवर्तन, विस्थापन कर रहे हो, एक्सपेंशन। क्लियर? ये होता है। पर आप ध्यान दो, आप तो ये भी लिखाए थे, ये लिख देते हो माइनस पी डीवी। और जब तुमसे कोई पूछे पी किसका? गैस का प्रेशर किधर लग रहा था? पिस्टन पे लग रहा था। वॉल्यूम भी कहां जा रहा है? पिस्टन भी कहां जा रहा है? बाहर। कमाल है यार, मैं सीढ़ियों की तरफ उतर रहा हूं, आप धक्का भी सीढ़ियों की तरफ ही दे रहे हो मुझे, कार्य हो जाएगा। पिस्टन बाहर जाना है गैस के प्रेशर की वजह से, तो प्रेशर तो उसको बाहर की तरफ ही धकेल रहा है और विस्थापन भी बाहर की तरफ ही हो रहा है। अरे भाई, बाहर का प्रेशर अंदर की तरफ लगे, पिस्टन के ऊपर जो लग रहा है, और फिर पिस्टन को तुम बाहर ले जाओ तो कार्य होता है। ये रहा। फिर तुम गैस का प्रेशर कैसे लिख सकते हो? दूसरा, मैंने आपको क्या कहा था भाई, तुम्हें कांस्टेंट रहना होगा अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अब देखो ध्यान से समझना, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो मैं डी डब्ल्यू को माइनस पीडीवी लिख सकता हूं। क्यों? बिकॉज पी एक्सटर्नल गैस के प्रेशर के बराबर होता है रिवर्सिबल में। दोनों में कितना अंतर होता है? डीपी का। और डीपी क्या है? इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू। इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस में आप डब्ल्यू का फॉर्म, डी डब्ल्यू का फॉर्मूला माइनस पीडीवी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। क्लियर मेरी बात? डन है? क्या बोल रहा हूं? एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम होता है रिवर्सिबल में, दोनों में अंतर नेग्लिजिबल होता है। इसलिए आप पी एक्सटर्नल की जगह पी लिख पाते हो। इरिवर्सिबल में कभी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डीवी लिख दिया, नोबेल प्राइज मिल जाएगा। क्या लिखा जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। ध्यान रखना, काम की लाइन है। सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस में आप माइनस पीडीवी शब्द यूज कर सकते हो वर्क के फॉर्मूले में, इरिवर्सिबल में कभी नहीं। कारण क्लियर है? ओरिजिनल फॉर्मूला वही है। पुल साहब, क्या हम उसको यहां यूज कर सकते हैं? मना ही नहीं है। ओरिजिनल फॉर्मूला तो वो सब जगह लागू होता है, पर अगर आपका रिवर्सिबल प्रोसेसर आपको ये नहीं बता रखा कि बाह्य दाब कितना है, तो आप उसकी जगह गैस के प्रेशर को यूज कर सकते हो। मैंने ये कहा है तुम्हें। ओके है? लेआउट क्लियर? क्या बोल रहा हूं? पर वहां नहीं कर सकते क्योंकि उनमें अंतर ज्यादा होता है गैस के प्रेशर और बाहर के प्रेशर में। हां, अगर यहां तुम्हें एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दे रखा है, आगे सिखाऊंगा, तो आप गैस के किस प्रेशर को यूज कर सकते हो? कॉमन सेंस। आपने क्या बोला था? इरिवर्सिबल प्रोसेस में अंतर ज्यादा होता है बाहर के प्रेशर और गैस के प्रेशर में, तो पिस्टन बाहर की तरफ जाता है। कब तक बाहर की तरफ जाता है भैया? जब तक बाहर का प्रेशर और गैस का प्रेशर सेम ना हो जाए। अब पिस्टन रुक जाएगा। वेरी गुड। जब पिस्टन रुका उस समय क्या स्थिति है? बाहर का प्रेशर मींस एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर सेम हो गया। ये फाइनल स्टेट आ गई। फाइनल स्टेट के प्रेशर को क्या बोलते हैं वन गैस का? P2। तो अगर कभी पी एक्सटर्नल की जगह लिखना पड़े आपको, तो आप कौन सा प्रेशर लिखोगे गैस का? फाइनल प्रेशर P2। क्यों?
पी एक्सटर्नल का मान P2 के बराबर होता है। सिर्फ कब नहीं होता, जब एक्सपेंशन हो रहा था इरिवर्सिबल, मैंने रास्ते में बजरी डाल दी, किसी तरह से पिस्टन को रास्ते में जबरदस्ती रोक लिया, जबकि अभी तक बाहर का और अंदर का प्रेशर सेम नहीं हो पाया था, फिर भी मैंने किसी बाह्य अवरोध से उसे रोक दिया। वो तुम्हारे कोई काम को ना है, वह दिन नंबर भी रुक जाएंगे जिस दिन ये क्वेश्चन आने लगेंगे तुम्हारे। अभी तो अपने क्या है, एक बार चलो तो तब तक बाहर रहेगा जब तक अंदर बाहर को प्रेशर सेम ना हो जाए। इसका मतलब पी एक्सटर्नल वास्तव में किसके बराबर होता है, P2 के। डन है, याद रहेगा मेरा सेंटेंस, सबसे ज्यादा काम आएगा तुम्हारे ये फॉर्मूला। अब हमें क्या बनाना है, पीवी डायग्राम बनाना है। क्या बनाने, पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। इन्हीं को तो पाथ कहेंगे आगे चल के हम, और बताएंगे कैसे रिवर्सिबल में उसी रास्ते से लौटना कहलाता है और कैसे इरिवर्सिबल में उसी रास्ते से नहीं लौटता। ओके, अब चाहो तो क्लोजिंग सेरेमनी दे दूं, आपके पूछते नहीं है लेकिन कई बार एक सेंटेंस आ जाता है, 12th क्लास बेस्ड सेंटेंस है, पीएमटी में पूछा हुआ है, और आरपीसी आजकल अपना मूड चेंज करके बैठी हुई है पेपरों से, तुम्हें पता भी होगा। तो कृपया करके पिछले पेपरों को देख के डिसाइड ना करें कि आरपीसी ये पूछती और ये नहीं पूछती। एक दिन पहले तुमसे पूछने नहीं आएगी कि बता बेटा क्या पूछूं तुमसे, और जिनसे एक दिन पहले या सुबह सुबह पूछने आती है ना, फिर थोड़े दिन बाद वो कई दिन के लिए रहना खाना फ्री होता है उनका। तो कृपया करके हमें उधर नहीं जाना है जहां एक दिन पहले आरपीसी हमसे पूछने आ जाती है, समझे? मजाक कर रहा हूं पर ध्यान रखना, ऑफिशियली बोल रहा हूं। क्या लेवल आएगा पेपर का नहीं पता, लेकिन टॉपिक तो यही रहेगा, उसे तो चैलेंज नहीं है। ध्यान देना, याद है अपन ने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन लिखे थे कुछ टाइम पहले, दोनों में अंतर कर रहा था मैं, और उन अंतरों में एक अंतर लिखा था कि अगर स्टेट फंक्शन है तो साइक्लिक इंटीग्रल, इंटीग्रेशन का साइन लगाया था, यूं गोला लगाया था, dx इज इक्वल टू 0 यदि x मेरा पाथ फंक्शन है तो। मीन्स साइक्लिक प्रोसेसों में स्टेट फंक्शन में चेंज, ओवरऑल चेंज 0 होता है, पीछे पड़ा है क्योंकि जहां से चला वहीं पहुंच जाता है ना, इसलिए ओवरऑल चेंज क्या होता है इनमें 0। लेकिन पाथ फंक्शन का मान साइक्लिक प्रोसेस में सामान्यतः 0 नहीं होता, कार्य तो होगा ही होगा, हीट एक्सचेंज तो होगी ना पूरे प्रोसेस के अंदर। तो जो पाथ फंक्शन थे वहां पर मैंने साइक्लिक इंटीग्रल dx नॉट इक्वल टू 0 लिखा था कि जनरली नॉट इक्वल टू 0, एक शब्द यूज कर गया था चलते चलते, जनरली। तुम नॉट इक्वल टू 0 बोल देते तो भी कोई तुम्हारे नंबर नहीं काटता। कहने का मतलब कार्नोट साइकिल में ओवरऑल प्रेशर चेंज 0, ओवरऑल टेम्परेचर चेंज 0, ओवरऑल इंटरनल एनर्जी चेंज 0, ओवरऑल एंट्रोपी चेंज 0, जहां से चला वहीं पहुंच गया। लेकिन क्या ओवरऑल वर्क 0 हुआ क्या? फिर काहे की कार्नोट किस लिए बनाई थी? तमाशे करने के लिए? कार्य तो हुआ था W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। 1000 किलोजूल हीट दी थी सिस्टम को, कार्नोट इंजन को, 300 लौटा दी, कितने किलोजूल कार्य हुआ? 700। याद आया? तो ओवरऑल हीट भी एक्सचेंज होगी तो ओवरऑल कार्य भी होता है। परंतु ध्यान दें, अगर मेरा साइक्लिक प्रोसेस दो ही पद का है, ए से चला बी तक गया, एक प्रोसेस हो गया, और यहीं से वापस लौटा है, बोला मन नहीं है वापस घर जा रहा हूं मैं, तो मीनिंग समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? जहां से चला, ए से चला बी तक गया और वापस घर लौट आया, नहीं मैं तो घर जा रहा हूं, साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? ए से बी तक गया और बी से वापस ए तक आ गया। परिभाषा क्या बोली थी? जहां से चलता है, इनिशियली जहां से चला, फाइनली वहीं वापस आ जाए, और इस दौरान कम से कम एक मध्यवर्ती अवस्था से गुजरे। बी अवस्था में आया था ना पहले, ए से बी, अब बी से सी जा फिर ए में आ तो भी साइक्लिक, ए से बी जा बी से वापस ए आ जा तो भी साइक्लिक। सामान्यतः दो पद का साइक्लिक हम काम लेते नहीं है, पर अगर ले लिया तो ध्यान से सुनना, ए से बी आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, स्टेट ए से स्टेट बी तक आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन किया। अब बी से ए वापस जाना है मुझे, मेरा पथ क्या था? रिवर्सिबल। क्लियर? वापस बी से ए मैं रिवर्सिबल गया, सेम पथ से निकलूंगा जिस रास्ते से गया
उसी रास्ते से वापस आऊंगा। रिवर्सिबल में बोला है मैंने, एग्जैक्टली रिवर्स होता है। इसका मतलब जाते समय जितना कार्य किया आते समय भी मैं उतना ही कार्य करूंगा। ध्यान से सुनना, भी बनाना मत इस डायग्राम को। ये P, ये V, ये इनिशियल स्टेट थी, ये फाइनल स्टेट है। A से B मैं एक्सपेंशन किया, रिवर्सिबल एक्सपेंशन का डायग्राम है। अब मैं वापस A में लौटना चाहता हूं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाएगा अगर ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो। सेम इसी पथ से वापस लौटेगा, जिस रास्ते से गया था उसी से वापस लौटा। जिन दो स्टेट के मध्य प्रोसेस वन के अंदर का एरिया कोई तो अपन ने वर्क कहा था थोड़ी देर पहले, तो ये जाने का वर्क और ये आने का वर्क सेम एरिया कवर करता है पीवी डायग्राम में। एक्सपेंशन के टाइम वो W प्लस का क्या, वो माइनस का कहलाएगा, एक्सपेंशन बाय द सिस्टम हुआ है, और वापसी में वही W क्या कहलाएगा, कंप्रेशन। तो W1 तो नेगेटिव है और W2 कैसा हो गया, वापसी वाला पॉजिटिव। वैल्यू समान है, एरिया सेम कवर होगा आने जाने का, परंतु साइन उल्टे हैं। जोड़ने के नाम पे क्या हो जाएगा, 0। दो स्टेप के रिवर्सिबल प्रोसेस में, दो स्टेप के रिवर्सिबल वो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है और मेरा साइक्लिक प्रोसेस है, पर कितने स्टेप का, सिर्फ 2 का। ए से बी तक गया और बी से वापस ए लौट आया, तो W नेट 0 आएगा रिवर्सिबल प्रोसेस में। जबकि आपको तो पता है कि साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शनों में चेंज का मान 0 आता है, पाथ फंक्शन तो नॉट 0 आते हैं। लिखे थे ना आपने, इंटीग्रल dw इज नॉट इक्वल टू 0, इंटीग्रल साइक्लिक वाला निशान लगा के dq नॉट इक्वल टू 0। वहां एक शब्द लिखा था जनरली। क्यों लिखा था, क्योंकि गलती से भी अगर 2 स्टेप का साइक्लिक प्रोसेस हुआ और वो रिवर्सिबल हुआ तो इनको 0 आना होगा, क्योंकि पहले पद में किया गया कार्य और दूसरे पद में किया गया कार्य सेम होगा। इसी को एग्जैक्ट रिवर्स बोलते हैं। आने ए से बी तक जाने में जितना कार्य हुआ उतना ही बी से ए में। अगर पाथ सेम है तो किया गया कार्य भी सेम होगा, पाथ सेम है तो जो हीट एक्सचेंज है उसका मान भी समान होगा। एक में प्लस होगा तो दूसरे में माइनस होगा, जोड़ोगे तो क्या आएगा, अंडा। क्लियर। लेकिन एक से ज्यादा स्टेप्स है, ए से बी, बी से सी। अब रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, W 0 नहीं होता, Q 0 नहीं होता, मस्त रहो। इसलिए 2 पद के अलावा सब जगह नॉट इक्वल टू 0 होते हैं पाथ फंक्शन के मान साइक्लिक प्रोसेसों में। इसलिए कॉमनली क्या बोला जाता है, इंटीग्रल, साइक्लिक इंटीग्रल dx, x अगर पाथ फंक्शन है तो नॉट इक्वल टू 0 और स्टेट फंक्शन है तो 0। सिर्फ एक को छोड़ दो, 2 पद वाला सा, और 2 पद को काहे को साइक्लिक हो गए। अब सोचो, अगर ये इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन हो रहा था, ए से बी तक इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और बी से वापस ए में आया और वही आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस फॉलो किया, कंप्रेशन कहलाएगा। सेम पथ हो ही नहीं सकता, जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वापस नहीं आएगा। कहने का मतलब ए से बी तक आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन किया है, इरिवर्सिबल किया गया कार्य का मान, और जब बी से वापस ए में आएगा वही आइसोथर्मली कंप्रेशन कहलाएगा, इरिवर्सिबली। बी से वापस ए में आया, किया गया कार्य सेम नहीं होगा, गारंटी देता हूं। इसलिए मैंने वो सेंटेंस बोला कि पाथ है डिफरेंट। अब पीवी डायग्राम बना रहा हूं और फिर आपको समझाऊंगा कि मैंने ये दोनों लाइनें क्या बोली है, इनका क्या मतलब है। बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा भाई रोजी रोटी के लिए, 11th 12th वालों को, और वो सिर्फ सीबीएसई बोर्ड या राजस्थान बोर्ड में पास होने के लिए नहीं पढ़ेंगे तुमसे। उन्हें तो अपनी मेडिकल और जी में घुसना है, और उसमें घुसेंगे तो तभी घुसेंगे ना जब उनके पास टॉपिक एक्सप्लेन होगा। क्लियर है, लेआउट क्लियर। आइए हेडिंग डाल दीजिए, पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम देखो, ये पी ये भी अगर ऐसे है, ए से बी, कहने का मतलब प्रेशर के सामने कांस्टेंट लाइन है, स्टेट ए स्टेट बी, और ए से बी तक स्टेप का प्रोसेस क्या रहा है, ये
क्या बोल दोगे? आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में पीवी डायग्राम कैसा होगा? प्रेशर के सामने कांस्टेंट लाइन चल रही होगी। ओके, सेम चीज, प्रेशर वॉल्यूम, ये स्टेट ए, ये स्टेट बी। वॉल्यूम के सामने कांस्टेंट सीधी लाइन आ रही है, समझ है ना? प्रोसेस के स्टेट ए से बी तक ड्यूरिंग प्रोसेस वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तभी तो वॉल्यूम के सामने सीधी लाइन आ रही है, कांस्टेंट लाइन। क्या कह दोगे? आइसोकोरिक। तो आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस में तो कोई समस्या नहीं होती पीवी डायग्राम ढूंढने में। प्रेशर के सामने कांस्टेंट लाइन चल रही है, स्टेट में स्टेट चेंज नहीं हो रही, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा ड्यूरिंग प्रोसेस, तो आइसोबारिक। और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो आइसोकोरिक। जैसे कोई डायग्राम बनाया मैंने, पीवी डायग्राम, यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, यहां से आया, यहां से आया, ए बी सी डी, ऐसा बनाया था ना थोड़ी देर पहले। तो ए से बी क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस। अब चूंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है ए से बी, तो आइसोबारिक एक्सपेंशन बोल दूंगा। बी से सी वॉल्यूम के सामने कांस्टेंट लाइन है, तो क्या कह दूंगा? आइसोकोरिक। सी से डी प्रेशर के सामने कांस्टेंट लाइन है, क्या कह देंगे? आइसोबारिक। डी से ए वॉल्यूम के सामने कांस्टेंट लाइन है, आइसोकोरिक। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन, घट रहा है तो कंप्रेशन। तो एक आइसोबारिक एक्सपेंशन हो गया, एक आइसोबारिक कंप्रेशन हो गया। लेकिन आइसोकोरिक में भी दो है। बी से सी आना, देखो प्रेशर गिर रहा है, और मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस में बताया था जब वी कांस्टेंट होता है तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। तो बी से सी प्रेशर गिर रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर भी गिर रहा है आइसोकोरिक में, एक्सोथर्मिक वाला आइसोकोरिक है ये। जबकि डी से ए प्रेशर बढ़ रहा है तो 100% टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिखा है अपन ने आइसोकोरिक में। PV इज इक्वल टू nRT, V कांस्टेंट, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? T के। तो प्रेशर बढ़ रहा है तो T बढ़ रहा है, तो यहां से यहां प्रेशर बढ़ रहा है आइसोकोरिक में, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब तय है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जबकि प्रेशर गिर रहा होगा इसका मतलब टेम्परेचर गिर रहा होगा, इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक में एंडो एक्सो बोले थे, बाकी सब में एक्सपेंशन और कंप्रेशन बोले थे, बाकी सब में वॉल्यूम चेंज होता है, पर आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज नहीं होता। पहचानना सीखे, कैसे पहचानोगे आइसोकोरिक और आइसोबारिक को? अब बचे कौन? आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। आज का हमारा समय हो गया है, कल की क्लास में हम आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के पीवी डायग्राम को डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्या रीजनिंग आती है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक्स खत्म, इस टर्मोलॉजी खत्म हो गई। अब हम फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स के पार्ट की तरफ जाएंगे और बाकी जो टर्म्स है तुम्हारी उनको समझेंगे। एंथैल्पी क्या है, जी क्या है, ए क्या है, स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या है। अब ये सब फटाफट फटाफट होने लग जाएंगे, कहीं तुम्हें समस्या नहीं आएगी। अब तुम्हें सोचना शुरू हो जाएगा दिमाग के अंदर कि जो चीज़ बोली जा रही है उसका मतलब क्या है, क्योंकि टर्मोलॉजी क्लियर होती है तो हम सोच पाते हैं चीज़ों को। ओके है, चलिए, गुड नाइट।